छिपी टोला में थे। आहार के पश्चात श्रद्धालु माताओं का समूह कहता है मुनि महाराज साहब से कि महाराज साहब ऐसा आशीर्वाद दो कि पिच्छी हाथ में आ जाए। महाराज साहब कहते क्षमा करो। हालांकि ये शब्द मैंने ही जोड़ा है। महाराज साहब कह रहे क्षमा करो, ऐसा आशीर्वाद न मांगना कि पिच्छी हाथ में आ जाए, मांगना ऐसा कि महाराज साहब परिणाम हाथ में आ जाएं। क्योंकि बहुत से प्रसंग देखे जाते हैं कि पिच्छी हाथ में होती है, हालांकि परिणाम हाथ में नहीं होते। तो आज जो चाचा हम चर्चा करेंगे माँ वो ये है कि पिच्छी निर्धारित करती है मुझे या परिणाम निर्धारित करते हैं। श्रावक की भूमिका में परिधान निर्धारित करता है मुझे या परिणाम निर्धारित करते हैं। श्रवण की भूमिका में पिच्छी और परिणाम, श्रावक की भूमिका में परिधान और परिणाम। मां आखिर मैं अपनी भाषा से तय होता हूं या भाव से तय होता हूं? मैं अपने मन से तय होता हूं या अपने तन से तय होता हूं? डॉक्टर चाचा, आखिर कोई अपने करण से तय होता है कि चरण से तय होता है? बहुआयामी उत्तर हो जाएंगे कि विशेष अपेक्षाओं में लोग करण से तय होते हैं और विशेष अपेक्षाओं में चरण से तय होते हैं। गुण स्थान की श्रेणियां देखेंगे तो करण अनिवार्य हैं विशेष गुण स्थानों में, तो चरण भी अनिवार्य हैं विशेष स्थानों में। भाषा और भाव दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक युग्म बनाते हैं मां भाषा और भाव, मन और तन, चरण और करण है। परिधान और परिणाम, पिच्छी और परिणाम एक युग्म बनाते हैं चाचा, एक वृत्त बनाते हैं केंद्र और परिधि के तौर पे। कभी परिणाम केंद्र हो जाते हैं, परिधान परिधि हो जाता है, पिच्छी परिधि हो जाती है, तो कभी परिधि केंद्र होती है और परिधान केंद्र होता है और कभी परिणाम केंद्र होते हैं। तो महाराज साहब क्या कह रहे थे? पुनः हुंका दे दो कि अरे हाउ ही नहीं कहना है, भाव समझो, यहां भाषा ना समझो। महाराज साहब क्या कह रहे हैं? क्या हाथ में आना है मां? परिणाम हाथ में आना है, पिच्छी हाथ में आ जाएगी। तो देखिए मां, मैंने सुना एक मोहल्ले में लोग कहते हैं कि इनकी सास भयंकर दुष्ट है, 24 घंटे बक 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 करती रहती है। बहू तो इतनी विनम्र, चू भी ना बोलती। लोगों को चू बुलवाने में बड़ा रस रहता है कि वो चू भी नहीं बोलती। बाद किसी ने खिड़की का पर्दा हटा के देखा तो खोज खबर लगी कि वो सास तो विशेष परिस्थितियों में कुछ गुस्सा करती थी तो वो बहुत शांत रहती, और जैसे ही सास शांत होने की स्थिति में आती तो वो अंगूठा दिखाने लगती। तो मां किसी को भाषाई आधार पे तय नहीं करना चाहिए, उसको भाव आधार पे भी तय करना चाहिए।
और हर किसी को भाव आधार पे भी तय नहीं करना चाहिए, उसके भाषाई आधार भी देखने चाहिए। क्यों? महाराज साहब ने बहुत अच्छा एक कहा था, चाचा अगर चित्त आ रहा है तो इसका अर्थ है कि पीछे पट्ट भी है। क्वेन में एक मुख्य है और दूसरा गौण है। तो हमारे चरित्र के अंतरंग और बहिरंग दो पहलू हैं। कौन सा व्यक्त किस समय हो रहा है और कौन सा अव्यक्त किस समय हो रहा है, तो हमें धर्मेंद्र जी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी के संदर्भ में अपने मत निर्मित करने में। अब जे धर्मेंद्र उबासी ले रहे हैं तो मैं ये थोड़े ही मत निर्मित कर लूंगा कि ये ऊब गए हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि रात देर से सोए थे, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि कोई मेरे में और ऊबने लगे, और धर्मेंद्र को तो मैं बिल्कुल भी ऊब की संभावना नहीं दूंगा। अब इतना लाइट हो गया है तो धर्मेंद्र को अब ऊब आनी नहीं है, और अब आएगी भी तो ये कोशिश करेंगे कि कोई देख ना ले। अब प्रबंध तैयार हो गया है भाषाई आधार पे और भावात्मक आधार पे। तो चाचा और माँ देखिए, माँ हम 24 घंटे दो तरह के पहलुओं में जीते हैं, या तो भाव में जीते हैं या भाषा में जीते हैं, परिधान में जीते हैं माँ या परिणामों में जीते हैं। मेरी माँ, मेरी और आपकी दो ही गतियां हैं, है कि नहीं? या तो अंतरंग में थिर हो जाऊं या बहिरंग मेरा ठौर हो जाए। बहिरंग तो ठौर है ही, वो महाराज साहब लिखते हैं ना, चाचा क्या है? कस्तूरी भीतर बिसे बहे बसे मृग ढूंढे, निज नाभि में गंध है मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट आप हैं दुनिया जाने नाही। तो मां मेरी तो दो ही गतियां हैं, या अंतरंग या बहिरंग। तो चाचा दो ही करण हैं, 4 करण हैं। प्रथम करण चरण का करण, करण का करण अनुयोग 4 हैं। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान और द्रव्यान योग। यदि आप इनको ठीक से देखें तो ये 2 में ही विभाजित हो जाएंगे। प्रथमान योग और करणान योग तो करण में स्थापित हो जाएगा, और नहीं, क्षमा करें, गलती हो गई। प्रथमान योग और चरणान योग चरण में गर्भित हो जाएगा, करणान योग और द्रव्यान योग करण में गर्भित हो जाएगा। और आगम में ऐसे उदाहरण हैं कि किसी के चरण से उसके करण को व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि श्रावक की कसाय कितनी होती है? भाई पे चक्र चला रहे। मोह कितना होता है? 6 महीना लाश ढो रहे। तो किसी के करण, किसी के चरण से किसी के करण को डॉक्टर चाचा व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं हम। और हम और आप किसी के चरण से किसी को करण को इतने जल्दी व्याख्यायित कर देते हैं, जो कि भावुकता का नतीजा है। भावुकता मां या तो राग रूप भावुकता या द्वेष रूप भावुकता। सम्यक दृष्टि क्या होता है? स्थिति प्रज्ञ। चाचा अपन ने शब्द देखा संवेग, अब उसके बहाव में समानांतरता है। मां तो क्या बहाव में हाँ भैया, मां तटीय बहाव में समानांतरता है,
जैसे पेड़ है तो पेड़ इधर उधर नहीं भागता है कि मेरे आंगन से इसके आंगन में चला जाए, गति उसकी नहीं है इस आंगन से उस आंगन, उस आंगन से उस इस आयतन से उस आयतन, उस आयतन से इस आयतन, 6 अनायतन रूप उसकी गति नहीं होती है। तो गति कहाँ होती है? गति होती है पेड़ के भीतर गति होती है, और भीतर के अनुपात में ही बाहर ऊपर गति होती है। दाएं बाएं साएं गति नहीं होती है सम्यक दृष्टि जीव की, लेकिन गति कहाँ होती है? भीतर और भीतर। ठीक मायने में वो हो जाता है अब गोताखोर। अब फिर और गहरे जा रहे, और गहरे जा रहे, और गहरे जा रहे। तो हम और आप किसी के भाषाई आधार से, ये कि जो उसका भाषाई आधार है वो भी उसका भाव आधार है, इस प्रकार के नतीजे नहीं निकालना चाहिए हम सभी को। हम जल्दबाजियां कर देते हैं भाषा के आधार पे भाव को व्याख्यायित करने की, परिधान के आधार पे परिणाम को व्याख्यायित करने की, पिच्छी के आधार पे परिणाम को आधार पे। हो सकता है चरण में कुछ त्रुटियां रह भी जाएं लेकिन करण में त्रुटियां ना हो सकता है कितने अभिनेता होते हैं जिनके करण में त्रुटियां होती हैं लेकिन चरण में त्रुटियां नहीं होती। बहुत अच्छे अभिनेता साध लेते हैं क्योंकि उसमें है क्या, अरे उन्हीं आगम ग्रंथों को मैं पढ़ रहा हूं, उन्हीं आगम ग्रंथों को आप पढ़ रहे हैं। चलिए चाचा इधर देखिए, एक समय हो रहा, आखिरी बात है। एक मरते हुए पिता जिनके की शिशु बहुत छोटे थे, उन्होंने अपनी वसीयत इस प्रकार की लिखी कि जब लड़का बड़ा हो जाए तो मुनीम जी जो चाहें वो मेरे लड़के को दे दिया जावे। मुनीम सोचता है कि बड़ा हाथ मारने का मौका मिला तो खूब उसने उसकी संपत्ति को दिन दूनी रात चौगनी बढ़ाया और आज लड़का हो गया 18 साल का। लड़का अनाथ और विधवा मां दो ही थे बे। मुनीम जी कहते हैं बेटे ये तुम्हारे पिता की वसीयत है कि मुनीम जी जो चाहें वो लड़के को दे दिया जावे, और तुम बड़े हो गए हो, बालिग हो गए हो, तो ये जिस मकान में तुम रहते हो वो मकान और चंद रुपये ये मैं चाहता हूं कि तुम्हें दे दूं, सो तुम। अरे अरबों का व्यापार, मेरा पिता इतना तो मूर्ख नहीं हो सकता। जब मरे थे तब ही कम से कम लाखों की थी, करोड़ों की थी, अब तो अरबों की हो गई। और हाथ पल्ले आ रहा है 1000 भी नहीं। वो अलग अलग न्यायालयों में अपील की, सभी ने खारिज कर दी कि भाई स्पष्टतया तो तुम्हारे पिता लिख के गए थे, और अंततया वो उदास हो गया और इस भाव से भी भर गया कि हमारे पिता निश्चित ही मूर्ख रहे होंगे, तभी तो इस तरह की वसीयत लिखी। उदास बैठा था न्यायालय की बेंच में, एक सज्जन टहलते हुए आए, पूछा लड़के उदास क्यों हो? जी क्या कहूं, अरे कह ही दो। उसने कहा कि इसलिए उदास हूं। वो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वो कह रहे सुनो, तुम्हारे बाप जैसा अक्लमंद आदमी नहीं मिला मुझे आज तक। क्यों? चलो मैं लड़ता हूं। लोगों को मालूम चला कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जज जो हैं वो पैरवी कर रहे हैं, तो निश्चित ही लाइट में मामला आ गया और स्वीकृत भी किया गया। बुलाया गया मुनीम जी को कि मुनीम जी आप यहां बैठ करके लिस्ट बना दो, तुम क्या चाहते हो और लड़के को क्या चाहते हो। तो उसने बना लिया कि लड़के को ये मकान इतने रुपए और बाकी मैं चाहता हूं। ठीक है।
अब वसीहत पड़ी जाए, मुनीम जी जो चाहें वो लड़के को दिया जावे। मुनीम जी जो चाहें, मुनीम जी ये लिस्ट का चाह रहे हैं, ये पूरी संपत्ति पूरा एम्पायर कौन चाह रहा है? मुनीम जी। तो जो मुनीम जी चाहें वो लड़के को दिया जावे। तो मां हमेशा जल्दबाजी न करें किसी के भाषाई आधार को, उसके भाव स्थितियां समझने का, किसी के चरण को उसके करण का आधार न समझें, क्योंकि चरण तो देश काल सापेक्ष प्रभावित होते रहते हैं, नहीं ना? स्थितियां, वो मैं टूटे हुए मन से आया हूं तो चाचा को कई बार जय जिनेंद्र भी न कर पाऊंगा, ये कहेंगे देख रहे हो विद्वान से हो गए हैं अपने चेला, तो अब गुरु के सामने चीनी हो रहे हैं। अरे तुम पता ही नहीं है कि मां स्थितियां तो देशकाल सापेक्ष सैकड़ों चुनौतियां हैं, सब लोग सैकड़ों चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो विनय अभिनय के प्रसंग बन सकते हैं। तो चरण या भाषाई आधार या किसी के परिधान को लेकर के उनके परिणामों को, भावों को या करणों को व्याख्यायित करने की चेष्टा न करें। यदि हम चेष्टा करेंगे तो एक अच्छे आदमी से चूक जाएंगे, उसका लाभ लेने से जो हम ले सकते थे उससे चूक जाएंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे 4.5 महीने सुना है वे और ज्यादा उत्तम वस्तु का लाभ लेने से चूकें। तो इतनी जल्दबाजी ना करें, कम से कम किसी के परखने में 3 दिन लगाएं, वो भी पूरा ना परखें, और ज्यादा से ज्यादा लगाना है तो 21 दिन लगाएं। फिर भी 80-90% ही उसके संबंध में धारणा बनाना, फिर भी 20-25% की गुंजाइश रखना परिवर्तन की। क्यों? क्योंकि सभी प्रवाह में हैं, तो वो कल बदल सकता है। कल के शैतान साधु हो जाते हैं, आज के साधु कल के सिद्ध हो जाएंगे। तो अब इनको साधु की नजर से देखोगे तो सिद्धपने से चूक जाओगे, कोई पुरानी शैतान की नजर से देखेगा तो वो साधुपने से चूक जाएगा, नहीं चूक जाएगा। तो किसी के संबंध में कोई स्थिर धारणा मत बनाएं। कभी चरण होते हैं और कभी करण होते हैं, तो सबका एक मिला जुला स्वरूप आदमी है, तो उसका लाभ उठाते रहें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज की जय।